नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन हमारा ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमारे किसान भाई बहनों को समर्पित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खेती किसानी और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां अपने किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि वो खेती किसानी को लाभकारी बना सकें। जी हाँ, मौजूदा महामारी के इस दौर में भी हमारे किसानों ने जी तोड़ मेहनत की है ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। इसीलिए तमाम जानकारियां हम अपने किसानों तक पहुंचाते हैं ताकि उनके आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। कार्यक्रम की शुरुआत में बताएंगे कि कैसे फसल विविधीकरण से हमारे किसान ज्यादा लाभ ले सकते हैं। उसके बाद मुलाकात करवाएंगे आपकी कामयाब महिला किसान अमरजीत कौर से और अंत में जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे फसल विविधीकरण के बारे में। हमारे देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 फसलों का वर्चस्व है। रबी में जहां यहां पर गेहूं की फसल ली जाती है, वहीं खरीफ में धान, और यही फसल चक्र लगातार अपनाया जाता है। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के राज्यों की, और साथ ही पूर्वोत्तर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ 2 फसलों को लेना किसी भी तरह से मिट्टी की गुणवत्ता के लिए उचित नहीं है। ऐसे में फसल विविधीकरण अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है, जहाँ इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी दुरुस्त होती है, वहीं दूसरी तरफ लागत में भी कमी आती है। तो कैसे फसल विविधीकरण को अपनाया जा सकता है, आइए जानते हैं। मिट्टी में 16 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व फसल उगाने के लिए जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो फसल ठीक से नहीं हो पाती। बार बार एक ही तरह की फसलें उगाने से मिट्टी में कुछ निश्चित पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिसाल के तौर पर उत्तर भारत में लगातार गेहूं बोने के कारण जिंक की कमी हो रही है। गेहूं का मामा और जंगली जई जैसे खरपतवारों का पनपना भी इसी का नतीजा है। इसके अलावा फसलों में नई नई तरह की बीमारियां लग रही हैं। हालात ये है कि ज्यादा मात्रा में उर्वरक डालने के बावजूद पहले के बराबर उपज लेना मुश्किल होता जा रहा है। नए नए खरपतवार, कीटों और बीमारियों के लिए महंगे कीटनाशक छिड़कने पड़ रहे हैं। जाहिर है कि इससे फसल लागत बढ़ रही है और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। दूसरी ओर लगातार धान उगाने से भूमिगत जल का स्तर नीचे होता जा रहा है। फसल विविधीकरण इन सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसा नहीं है कि फसल विविधीकरण से आपकी आमदनी में किसी तरह की कमी आ जाएगी, बल्कि अब ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिनसे उपज भी शानदार होगी और कमाई भी। गेहूं धान फसल चक्र को ही ले लीजिए। गेहूं काटने और धान बोने के बीच में करीब 2 माह का वक्त मिलता है। इन 2 महीनों के बीच खेतों में हरी खाद लगा सकते हैं। इससे धान में कम पोषक तत्वों की जरूरत होगी और मिट्टी में कुछ कार्बनिक पदार्थ भी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन मूंग भी लगा सकते हैं। ये कम अवधि वाली फसल है जो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। मूंग दलहनी फसल है और दलहनी फसलें जहाँ बोई जाएंगी वहाँ की उपजाऊ शक्ति बढ़नी ही बढ़नी है। अगर आप पशुपालन करते हैं तो हरा चारा भी लगा सकते हैं। फसल विविधीकरण के तौर पर आप धान की जगह कपास या अरहर भी बो सकते हैं। मध्य भारत में कपास और अरहर के साथ साथ सोयाबीन का भी विकल्प है। इसी तरह गेहूं की जगह चना या फिर बरसीम बोई जा सकती है। चने के बीच में सरसों के पौधे भी लगा लेंगे तो सोने पे सुहागा। बरसीम की 3-4 कटाई के बाद उसे बीज के लिए छोड़ दे। आजकल बरसीम का बीज काफी महंगा बिक रहा है। साथ ही ये जमीन की उर्वरता भी बढ़ा देती है। फलदार पेड़ भी उपयोगी है। गेहूं के बीच बीच में पपीता बो सकते हैं या फिर केला लगा सकते हैं। इसके अलावा खेतों में सब्जियों का समावेश भी फायदे का सौदा है। आय को बरकरार रखने के लिए फसल विविधीकरण के दौरान आमतौर पर कम भाव वाली फसलों की जगह ज्यादा भाव वाली फसलें उगाई जाती है। लेकिन फसलों का विविधीकरण केवल यहीं तक सीमित नहीं है। मोटे तौर पर कहे तो एक प्रमुख फसल के बजाय कई तरह की फसलें उगाना फसल विविधीकरण है। इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत में सुधार और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है। शुष्क इलाकों या फिर मौसम की मार वाली जगहों पर फसल विविधीकरण किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे इलाकों में सूखा, ओले या फिर ज्यादा बारिश की वजह से फसलों को नुकसान का जोखिम ज्यादा रहता है। फसल विविधीकरण में एक फसल बर्बाद होने पर दूसरी फसल से नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो जाती है।
तो भी आपने फसल विविधीकरण के बारे में विस्तार से जाना। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, जिसमें मुलाकात करवाएंगे आपकी सफल महिला किसान अमरजीत कौर से। कहीं मत जाएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। हिम्मत ना हारना और लगातार मेहनत करते रहना, अगर ये 2 गुण हैं आप में तो कोई भी चुनौती आपके सामने टिक नहीं पाएगी और आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सफल महिला किसान अमरजीत कौर ने। जी हां, इनके सामने भी कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन इन्होंने रुकने की नहीं सोची और लगातार आगे बढ़ती रहीं। यही वजह है कि आज कृषि के क्षेत्र में उन्होंने छाप छोड़ी है और अन्य महिला किसानों के लिए प्रेरणा भी है। तो आइए देखते हैं प्रगतिशील महिला किसान अमरजीत कौर की कामयाबी की कहानी। अमरजीत कौर अधोई गांव अंबाला हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान है। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती है।
फिर काट कर खुद मंडी में बेच कर आती है। पिता के अचानक बीमार होने और भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी के किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई है कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती है, उसके बाद पशुओं को चारा डालती है, व खाना बनाती है। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत है, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वे अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती है। उनके पास भैंसों के साथ छोटी इकाई भी है। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती है। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती है। वे नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती है। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती है। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती है। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती है। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मील व मंडी भी जाती है। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनके दिखाई राह पर चलती है। तो अभी आपने देखी अमरजीत कौर की कामयाबी की कहानी। कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से उन्होंने निरंतर मेहनत की और कामयाबी हासिल की। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। राजधानी दिल्ली में स्थित ट्राइफेड इंडिया में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाम कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इस मौके पर ट्राइफेड इंडिया और यूनिसेफ के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। क्या विशेष रहा इसमें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली स्थित ट्राइफेड इंडिया में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, जैसे ट्राइफेड के 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO, ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल, MFP के लिए MSP का MIS पोर्टल और यूनिसेफ और ट्राइफेड के बीच आदिवासी संवाद नेटवर्क पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इस अवसर पर ट्राइफेड के अध्यक्ष राम सिंह राठवा, यूनिसेफ इंडिया के यासुमासा किमुरा, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो मेरा मानना है कि असली मजा जो ट्राइबल में है वो कहीं और नहीं है, और इसीलिए जो भी ट्राइबल की जो जितने भी आर्ट है, कला है, संस्कृति है और खान पान है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मैं MD जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इस प्रयास से आने वाले दिनों में लोगों का ध्यान ट्राइब्स इंडिया के लिए ध्यान खींचा है, और भी आने वाले दिनों में और भी आगे पहुंचाना है। तो चलो हम साथ चल के हमारे जो आदिवासी बंधु हैं उनकी जो आमदनी है वो दुगनी करने में हमारा सहयोग करें, ट्राइफेड का सहयोग करें। मधुमक्खी पालन किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में मीठी क्रांति एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में किसानों के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO का गठन और संवर्धन नामक एक योजना की शुरुआत की है। इसी योजना के अंतर्गत चिन्हित जिलों में 100 FPO का गठन कर मधुमक्खी पालन पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने देश में 100 समूहों में शहद के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन मूल्य श्रृंखला विकसित करने की योजना बनाई है। ट्राइफेड को कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात राज्यों में नेफेड के साथ 14 हनी FPO के गठन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासियों की 10 करोड़ आबादी है और इसके विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। जो आदिवासी भाई संवाद और कनेक्टिविटी के बिना विकास की मुख्य धारा से छूट गए थे, अब समय आ गया है कि उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। देश में 10.5 करोड़ आबादी के बीच में प्रभावी कार्यक्रम के माध्यम से सीधे हम उन्हें जोड़ सके और यह सुनिश्चित हो कि वो 10.5 करोड़ जन जो देश के सुदूरवर्ती इलाके में अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर, अपनी कलात्मक जीवन को लेकर
आदिकाल से अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें आज के वैश्विक काल में पीछे ना छूटे, इस दृष्टि से आगे बढ़ाने का कार्य को हम विभिन्न मंत्रालय के कार्यक्रम से, ट्राइफेड जैसे उपक्रम से, जो एक फेडरेशन है, सभी स्टेट के फेडरेशन के साथ मिलकर, ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर, जिस ढंग से आज आप देख रहे हैं कि एक औपचारिक करार भी हुआ है यूनिसेफ के साथ कि आगामी दिनों में हम इस लक्ष्य को कि संपर्क, संबंध, संवाद और समृद्धि को कैसे सुनिश्चित करने में सफल होंगे। वैसे हम सब भारतवासियों के लिए इस बात की खुशी है कि हम आज इस पीढ़ी में काम कर रहे हैं कि यह देश आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा कर रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। तो अभी आपने जाना ट्राइफेड इंडिया और यूनिसेफ की तरफ से उठाए गए एक नए कदम के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। जी हाँ, मौसम की मार की वजह से कई बार किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए वरदान है और ये योजना हमारे किसानों तक पहुँच रही है और किसान इससे लाभ भी उठा रहे हैं। कैसे बहुत ही कम प्रीमियम दर से हमारे किसान अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मुख्य रूप से इसके 4 मकसद हैं। 1. अनचाहे घटनाक्रम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। 2. किसानों की आय को मजबूत बनाना ताकि वो अपने कृषि कामों को जारी रख सके। 3. किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और 4. कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सके, इसके लिए प्रीमियम बहुत कम रखा गया। रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल है। शुरुआत में खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आसमान से बिजली गिरने पर, चक्रवात या ओले पड़ने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से नुकसान हो गया, तो भरपाई के लिए आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। जल भराव, भूस्खलन, आग लगना, समुद्री तूफान, भंवर या बवंडर से खराब हुई बीमित फसलों के लिए भी भुगतान का दावा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कीट और बीमारी से नष्ट होने पर भी किसान बीमे के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। इसमें 2 हफ्तों की शर्त लगी है, यानी कटाई के 2 हफ्तों के भीतर अगर फसल नष्ट हो जाती है तभी भरपाई हो पाएगी। लागू होने के बाद फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे बदलाव जो योजना को और ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाते हैं। बदलाव के बाद दावों के भुगतान में देरी पर कंपनी की ओर से किसानों को 12% ब्याज भी मिलेगा। कई बार नुकसान के आकलन में देरी से भुगतान समय पर नहीं हो पाता। इस स्थिति से निपटने के लिए उच्च तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
जिससे भुगतान में तेजी आई है। एक और राहत देते हुए नुकसान के बाद व्यक्तिगत दावों की सूचना देने के लिए 48 घंटों के बजाय 72 घंटे का समय कर दिया गया। साथ ही प्रतिकूल मौसम के चलते बुआई ना हो पाना और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए भी किसान बीमे का दावा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, बीमा इकाई क्षेत्र को घटाकर ग्राम या ग्राम पंचायत कर दिया गया। सरकार सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही बाकी प्रीमियम 90% हो, इसे सरकार ही वहन करेगी। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@ddk@gmail.com। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं हमारे YouTube चैनल से, जहां पर आप दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। कृषि दर्शन के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।